हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो विषय है टारगेट बैच में नीट से रिलेटेड जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर हमारा चल रहा था, उस रिलेटेड चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं उनके अंदर फर्स्ट पॉइंट है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथ का नियम। इसके अलावा हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ACL एम्पियर सर्किटल लॉ और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, लॉ है, लॉ का मतलब है आपको याद रखना है। जितने भी लॉ हैं वो सब प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ इनको याद रखना है कि इनका स्टेटमेंट क्या है, ताकि इनसे रिलेटेड जब सवाल बने तो हम इनको हल कर सकें। तो हम मान लेते हैं बहुत सारे तार हैं बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, जिनके अंदर करंट्स आ रही हैं। एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक और बना देते हैं I3, ये एक ऐसे बना दिया। अब किसी स्पेस के अंदर ये तीन वायर हैं, इन तीन वायर से रिलेटेड जो करंट्स हैं वो करंट इस तरीके से हमें दिखाई गई है। जब हम बायो-सावर्ट का लॉ यूज करते हैं तो बायो-सावर्ट के लॉ में हमें जब इनसे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, डिफरेंशिएशन करने पड़ते हैं, डेरिवेशन करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो मेथड लंबा हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत जल्दी और शॉर्ट मेथड से सॉल्व हो सकते थे, लेकिन उस बायो-सावर्ट के अंदर हमें उनके अंदर भी लॉन्ग मेथड लगाना पड़ता है या फिर फॉर्मूला रटना पड़ता है। एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर डेरिवेशन बहुत इजीली हो जाता है, डेरिवेशन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। हम इस लॉ की हेल्प से निकालने वाले हैं इन तीनों वायर से रिलेटेड, किसी स्पेस के अंदर जितने भी वायर हैं उनसे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, उस B को निकालने वाले हैं। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ को यहाँ पर स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गाउसियन थ्योरम की थी, यानी कि गाउस की प्रमेय। मैं बिल्कुल वही थ्योरम आपको याद दिलाते हुए इस एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे वहाँ पर हमें याद रखना है वो बता देता हूँ। अगर आपने ये याद रख रखा है तो फिर आपको इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर हमें स्पेस के अंदर तीन वायर दिए हुए हैं तो आप सबसे पहले, जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर रहा हूँ, तो गाउस लॉ में हमने क्या किया था, याद करो आप, हमने क्लास के अंदर क्या किया था, कुछ स्टेप अपनाए थे। स्टेप फर्स्ट में याद करो हमने लिखा था कि सबसे पहले हम एक वर्चुअल गाउसियन सरफेस बनाते हैं। वहां पर हम वर्चुअल गाउसियन सरफेस बनाते हैं, सरफेस मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस हो गया, उसके अंदर कोई चीज होगी, उसके पास एरिया होगा। लेकिन यहाँ हम स्टेप फर्स्ट के अंदर बात करते हैं कि हम यहाँ एक वर्चुअल एम्पियर्स पाथ बनाते हैं। सरफेस में और पाथ में फर्क है, वहां हम सरफेस का सरफेस एरिया ले रहे थे। एक बार और याद कर लो आप, E.dA, ये वाला क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन था, बिल्कुल वैसे इंटीग्रेशन यहाँ भी आएगा। तो हम इन तीनों वायर से रिलेटेड जब बात कर रहे होंगे तो उन तीनों के अंदर हम यहाँ पहले एम्पियर का पथ लेंगे। तो मैं एक वर्चुअल एम्पियर पाथ बना देता हूँ इस तरीके। उस एम्पियर पाथ के अंदर मैं एरो के साइन भी लगा देता हूँ। मैंने ये मर्जी से लगाया, आप इसके उल्टे साइन भी लगा सकते हो। मैंने ये एरो के साइन लगा दिए, ये एम्पियर का पाथ है और उस पर एरो के साइन लगा दिए मैंने। फिर स्टेप सेकंड में हमने कहा था कि जब आप गाउसियन थ्योरम में स्टेप सेकंड लगा रहे थे तो आपने कहा था कि गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस चार्ज को पता करो। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एम्पियर का पाथ है उस पाथ में जो टोटल करंट है, टोटल करंट इनसाइड द पाथ, यहाँ हम टोटल करंट जो पाथ के अंदर है उसको पता करेंगे। हमें दिख रही है I1, I2, I3। जो बाहर की तरफ है अगर उनको प्लस ले लेते हैं तो जो अंदर की तरफ है वो माइनस हो जाएगी।
और हम इसको प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने जो एरो लगाए हैं उनको देखो आप बाहर, अगर मैं थंब की डायरेक्शन को दिखाता हूँ तो ये एरो मैंने इस हिसाब से लगाया, तो मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि बाहर थंब की जो डायरेक्शन है उसमें जो करंट हमें दिखाई दे रही है उनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं स्टेप सेकेंड के अंदर जो टोटल करंट इनसाइड द पाथ है I1 प्लस I2 माइनस I3 कर देता हूँ। माइनस I3 मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर माइनस I2 करना होगा क्योंकि I2 जो है वो अंदर की तरफ है, I1 और I3 जो है वो बाहर की तरफ है। तो I1 और I3 दोनों प्लस हो गए और I2 क्या हो गया अपना माइनस। और गाउसियन थ्योरम का जो तीसरा स्टेप था उसी तरीके से एम्पियर लॉ का जो तीसरा स्टेप है वो क्या होगा, अप्लाई ACL। एम्पियर के सर्किटल लॉ को अप्लाई करो और सर्किटल लॉ का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से, उसी स्टेटमेंट से हमें इसका एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आप ये चीज़ें नोट करके इसका स्टेटमेंट लिख लो, फिर एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ये पॉज करके नोट करें आप, फिर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट में आप नोट करो, आपने ये पॉज करके नोट कर लिया होगा। इस स्टेटमेंट में आप नोट करो कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम के अनुसार इनसाइड ए क्लोज पाथ, किसी भी बंद पथ के अंदर, इनसाइड ए क्लोज पाथ, किसी भी बंद पथ के अंदर द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग का, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट व्हेन मल्टीप्लाइज विद म्यू नॉट, म्यू नॉट इस चैप्टर के अंदर बहुत कॉमन है, समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुणा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट व्हेन मल्टीप्लाइज विद म्यू नॉट गुणा इज इक्वल टू द म्यू नॉट गुणा B डॉट DL के बंद पथ समाकलन के इज इक्वल टू द क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, B डॉट DL के बंद पथ के समाकलन के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट है इसका, इसको नोट कर लीजिए आप। और एम्पियर लॉ का जो यहाँ एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। B डॉट DL का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन, ये गोला हमने क्यों लगाया, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन, ये क्लोज सरफेस एरिया इंटीग्रेशन था, इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ I, समेशन ऑफ I बताता है सभी धाराओं का एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग। तो ये हमारे पास एम्पियर का लॉ हो गया। अब जब भी आप किसी भी वायर से रिलेटेड रिगार्ड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होगे B, तो आपको ये लॉ लगाना है और आपको B निकालना। तो ये एम्पियर का सर्किटल लॉ है, इसको नोट कर लीजिए। हम एक एप्लीकेशन ले रहे हैं इसके बाद में। इसके एप्लीकेशन में हम सबसे पहले सबसे सिंपल वाली एप्लीकेशन लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ की जो सबसे सिंपल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, सबसे सिंपल वाली जो एप्लीकेशन है वो है नंबर 1, जो हमने बायो सावर्ट के लॉ में बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन किया था, वो अब यहाँ पर हम 3 स्टेप में करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग थिन वायर, एक धारावाही पतले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों वायर जो होता है वो लंबा ही होता है हमेशा, उसको इनफाइनाइट ही मानना चाहिए। फिर भी अगर मैं फाइनाइट दे देते हैं तो फिर बात अलग हो जाती है। तो हम इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं एक, ये इनफाइनाइट वायर हो गया। इसके अंदर फ्लो होने वाली जो करंट है वो I हो गई। तो यहाँ पर ये वाली जो करंट है वो इस वायर के अंदर फ्लो हो रही है I, और हमें क्वेश्चन किया गया है कि वायर से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करो। तो हमने वायर से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए एम्पियर के सर्किटल लॉ को यूज करना शुरू करा। स्टेप फर्स्ट कहता है एम्पियर का पथ बनाओ। हमें पता है कि इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो
सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो यहाँ जो वायर होगा उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा बच्चों। तो ये एक सर्कुलर पाथ बना दिया मैंने, और टोटल करंट इनसाइड द पाथ के अंदर से गुजरने वाली कुल धारा आपको कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर I दिखाई दे रही है। अगर यहाँ दो वायर होते तो हम दो करंट ले लेते, यहाँ एक वायर है तो हमने एक करंट ले लिए। स्टेप थर्ड में वो कहता है अप्लाई ACL, तो B डॉट DL म्यू नॉट समेशन I अप्लाई करेंगे। तो आप ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग ये नोट कर लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग थिन वायर, एक धारावाही पतले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें ये डायग्राम बना लो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, वो सेम स्टेप आपको लिखने हैं, और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इस स्टेप को यहाँ पर हम लगा देते हैं। लास्ट वाला जो स्टेप है वो लास्ट वाला स्टेप क्या हो जाएगा, लास्ट वाले स्टेप को देखो, लास्ट वाला स्टेप कहता है B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। तो इसमें मैं क्लियर कर दूं कि B क्या है, DL क्या है, म्यू नॉट क्या है, I क्या है। इसमें B तो मुझे जो फाइंड आउट करना है वो B हो गया, DL का मतलब हो गया पाथ की लंबाई। तो ये जो पाथ की लंबाई है वो यहाँ मुझे 2 पाई r दिखाई दे रही है, क्योंकि पाथ जो है वो सर्कुलर है, r यहाँ पर रेडियस की फॉर्म में हो जाएगा। म्यू नॉट भली भांति परिचित है आप इससे, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, इसको वैक्यूम में लेते हुए परमिएबिलिटी ले रहे हैं, और करंट I हमें जो दिखाई दे रही है वो करंट I यहाँ पर हो जाएगी। तो इससे हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r वाला जो फॉर्मूला हमने बायो सावर्ट के लॉ में बहुत सारे केस लगा के डेरिवेशन करके फाइंड आउट किया था वो इजीली आ जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने पर r का मान कम होता रहता है, इसलिए यहाँ जो ग्राफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का r के साथ में वो इस तरीके से बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस प्रकार से हो जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर बच्चों। तो इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हम वायर ही लेंगे इसमें भी, लेकिन वो एक थोड़ा सा मोटा वायर होगा। तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर। आपको याद होगा कि हमने गाउस थ्योरम के एप्लीकेशन करते समय एक ठोस गोला लिया था सॉलिड स्फीयर, एक खोखला गोला लिया था होलो स्फीयर। वैसे ही एक थिक वायर हो गया। थिक वायर का मतलब थोड़ा अंदर भी है थोड़ा बाहर भी है। इसमें जो मटेरियल है वो अंदर बाहर दोनों तरफ है, तो मैं इसको ऐसे पूरा थिक बना देता हूँ। ये मैंने इसको पूरा थिक बना दिया यहाँ पे, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। इस वायर की जो रेडियस है ये इस वायर की एक्सिस होगी, इस वायर की जो रेडियस है वो रेडियस कैपिटल R होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बाहर के पॉइंट की या मैं बात करूं सरफेस के पॉइंट की, तो बिल्कुल वैसे केस होंगे बाहर के पॉइंट के लिए और सरफेस के पॉइंट के लिए। बाहर जैसे स्मॉल r डिस्टेंस पर हो गया, सरफेस का तो कैपिटल R डिस्टेंस पर ही होगा। तो अगर आप बात करेंगे B आउटसाइड, तो पहले जैसे स्टेप लगने के बाद में बाहर वाला सेम ही रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। I इसमें से फ्लो होने वाली करंट है ये, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R जो है वो B आउटसाइड के लिए होगा, और B इनसाइड के लिए, या पहले सरफेस के लिए देख लेते हैं, B सरफेस के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होगा। गोले के लिए आपने ऐसे ही किया था कि सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर, इन दोनों स्फीयर के अंदर आउटसाइड और सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आई थी। ठीक वैसे ही वायर के अंदर थिन वायर में थिक वायर में
आउटसाइड और सरफेस की वैल्यू सेम आएगी। आप एम्पियर का लॉ लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पाथ की लेंथ है वो 2 पाई आर है और इसमें जो पाथ की लेंथ है वो 2 पाई आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन इनसाइड वाले केस में वहां होलो और सॉलिड के अंदर आंसर अलग अलग आता था, यहाँ इनसाइड के केस में आंसर अलग आएगा। थिन वायर के अंदर तो कुछ भी इनसाइड नहीं होता, क्योंकि थिन वायर के अंदर तो वो एक्सिस पे आ जाता है, इसमें भी एक्सिस पर 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अंदर की अगर मैं बात करूं तो सरफेस के अंदर ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ये सब पॉइंट सरफेस के अंदर, इन पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो डिसाइड होगा करंट से। तो हम इसमें जो बात इंपॉर्टेंट करने वाले हैं वो आउटसाइड और सरफेस की नहीं है, वो है इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर, वायर के अंदर। तो वायर के अंदर की अगर बात करूं तो मैं एक थिक वायर बना लेता हूं, मोटा तार, ये मोटा तार हो गया, और ये इसकी एक्सिस बना देता हूं। इस वायर को मैं इनफाइनाइट कर देता हूं, ठीक है, और ये इससे रिलेटेड मैं पूरा अंदर इसके डेंसिटी बना देता हूं, और ये पूरे तार से रिलेटेड करंट आई हो गई, ये इसकी रेडियस आर। अब मुझे जरूरत पड़ेगी इसके अंदर करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इसकी अगर मैं यहां पर वायर की करंट डेंसिटी देखता हूं, आपने ओम्स लॉ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा इसको, करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट पर यूनिट एरिया इसके अंदर ही होगा। लेकिन इस बार जो हम लेने वाले हैं वो है पॉइंट अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ एक पॉइंट है Q, जो कि एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर उपस्थित है। इसकी जो पाथ की लेंथ होगी वो तो 2 पाई आर ही होगी, लेकिन इसमें जो करंट आएगी उसकी अगर बात करूं तो इससे रिलेटेड जो करंट आएगी वो आएगी आई डैश। पूरी करंट नहीं आएगी, क्योंकि पूरी करंट पूरे एरिया के लिए होगी। जैसे जैसे एरिया छोटा होता जाएगा करंट भी छोटी होती जाएगी, क्योंकि J को फिक्स रखना है, J इसमें बदलेगा नहीं। पूरे एरिया के लिए पूरी करंट, छोटे एरिया के लिए छोटी करंट, तो अलग अलग कंडीशन होगी। तो अगर मैं I डैश की बात करूं तो मुझे A डैश मिलेगा I अपॉन A के बराबर। करंट डेंसिटी दोनों केस में बराबर रहेगी, एरिया छोटा हो गया, करंट भी छोटी होगी। मुझे करंट चाहिए I डैश, क्योंकि मैं एम्पियर के लॉ में रखूंगा इसको। तो I डैश क्या हो जाएगी बच्चों, I अपॉन A इंटू A डैश, I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो I डैश हमारे पास हो जाएगा I स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। ये मैंने I डैश पता कर लिया, क्योंकि मुझे एम्पियर के तीसरे स्टेप में ये चीज रखनी है। अब मैं एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाता हूँ, वो कहता है B डॉट डी एल। इस बार जो B है वो इनसाइड का B है बच्चों, म्यू नॉट I डैश, क्योंकि जो एम्पियर का पाथ है उसमें आने वाली करंट कौन सी है, I डैश। तो B इनसाइड हो जाएगा, B इनसाइड dl की जगह 2 पाई स्मॉल r कर ही सकते हो आप, I डैश की जगह आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये वाला केस हो जाएगा, एक r से एक r सॉल्व हो जाएगा। तो B इनसाइड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इस बार मैं देख रहा हूँ कि B इनसाइड जो है वो प्रोपोर्शनल टू R है, जबकि पिछले केस में B आउटसाइड या B सरफेस जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था। तो ये थोड़ा सा मामला अलग है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। अगर मोटा तार आ जाता है तो ये चीज़ हो जाएगी। ग्राफ कैसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, B और R अंदर के लिए है, अंदर के लिए जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा B बढ़ता जाएगा, और बाहर निकलने के बाद में घटता जाएगा। तो अंदर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो B प्रोपोर्शनल टू R। अंदर जाके देखा तो लगा कि B बढ़ता है, बाहर आके देखा तो लगा कि B घटता है। कहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस पर। नोट कर डालिए सारा।
ठीक है बच्चों, तो ये एक थिक वायर के लिए और थिन वायर के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ ACL बताए हैं। अब आप एक होलो वायर जो होता है उसके लिए फाइंड आउट करके मुझे रिप्लाई करिएगा कि एक होलो वायर की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मेरे पास एक होलो वायर है इस प्रकार का, जिसके अंदर का भाग जो है वो खोखला है। तो उस खोखले भाग के लिए इसमें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि कोई करंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ वायर का, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप मुझे बताइए इसकी सरफेस पर कितना होगा। एक्सिस से एक तो R1 ले लीजिएगा, एक R2 ले लीजिएगा, और एक होलो वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बता दीजिए। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। फॉर ए वायर कैपिटल J इज इक्वल टू J0 R अपॉन कैपिटल R फॉर R इज ग्रेटर और इक्वल देन कैपिटल R, लेस देन और इक्वल कर लो, लेस देन और इक्वल कैपिटल R, एंड J इज इक्वल टू 0 फॉर R इज ग्रेटर देन R। ठीक है, ये एक तार के लिए हमने करंट डेंसिटी आपको दे रखी है, चेंज हो रही है, अंदर कुछ और है सरफेस पर और बाहर कुछ और। आपको बताना है B एट सरफेस। इसमें करंट की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, आंसर में बता देता हूं, नोट कर लीजिए। इसका फाइंड आउट करना है आपको। B एट सरफेस म्यू नॉट J0 R/2, ये होगा इसका B। ये आंसर किस प्रकार आएगा आपके, वो फाइंड आउट करना आप और मुझे रिप्लाई करना, फोटो खींच के और मैसेज भेज देना, जिससे पता चल जाएगा कि आपके आंसर सही आ रहा है, मेथड सही है कि नहीं। तो ये मैंने एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ आपको बताए हैं। ये आज का फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर है, क्योंकि इसके बीच में जो काफ़ी सारी बातें हम क्लास में कर चुके हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो इम्पोर्टेंट इन पॉइंट से रिलेटेड है, वो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा। तो अगला जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आज का पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा, डायपोल मोमेंट। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। आपको पता है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल में हमें करंट की डायरेक्शन पता होती है तो हम वो कौन सा पोल बनेगा ये बता सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो हमने कई बार इस तरीके से कर रखा है कि ये नॉर्थ पोल बनेगा। सामने से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। अगर आप किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास ले जाओगे तो रिपल्शन होगा, साउथ पोल को इसके पास ले जाओगे तो अट्रैक्शन होगा। अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो तो आप याद कर लो, हमने इसको साउथ पोल बताया था। अगर बार मैग्नेट के साउथ पोल को इसके पास ले जाएंगे तो रिपल्शन होगा, और नॉर्थ पोल को ले जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है हमारी, एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट कैरिंग कॉइल होगी, ये पोल की तरह एक्ट करती है। और बच्चों, जब भी पोल की तरह कोई एक्ट करता है तो उसका डायपोल मोमेंट आता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। हमने चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताया, जब दो चार्ज प्लस माइनस मिलकर डायपोल की तरह एक्ट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आता है। बार मैग्नेट के अंदर हम डायपोल मोमेंट बताते हैं, तो जब ये पोल की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, मान लो मेरे पास एक फेरे वाली कॉइल है जिसकी रेडियस r है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है m, इसमें करंट फ्लो हो रही है I,
वो होगा I इंटू ए। जो एरिया की डायरेक्शन होगी वही m की डायरेक्शन होगी, या आप ऐसे कह सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही m की डायरेक्शन है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला इसी से आते हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर A1 L2। तो जब किसी, हम इसमें क्या लिखेंगे, when there is a current flow inside a coil, then it act like a dipole and its dipole moment m is product of current and area, current and cross section area। जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो वो एक द्विध्रुव के समान कार्य करती है, चुंबकीय द्विध्रुव के समान कार्य करती है, और उसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये चीज हम नोट करके लिख सकते हैं इसमें। अब ये जो यहाँ पर छोटा सा पॉइंट हमारे सामने आ गया है, इससे रिलेटेड काफी सारी बातें हैं। जैसे अगर आपके पास एक फेरे की बजाय n फेरे हो तो आप अच्छे से जानते हो NIA हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन क्या बना कि मेरे पास एक लंबा सा तार था जिसकी लेंथ L थी, उस लंबे से तार से मैंने एक कॉइल बना दी। सिंपल जो रूल्स होते हैं मैथ्स के वो आपको लगाने। इस कॉइल की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 2 पाई r, किसके बराबर हो जाएगी, L के बराबर। तो आपके पास इस कॉइल का R आ जाएगा L/2 पाई। यानी क्वेश्चन करने वाला ये चाहता है कि आप R की जगह पर L को रिप्लेस करो, ये R को रिप्लेस करके उसकी जगह L लगाओ। तो ऐसे में जब इस कॉइल से करंट फ्लो होगी तो यहाँ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा I इंटू ए। तो आप खट से लिखोगे I इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप यहाँ पे R लिखो, तो आप R की जगह पे क्या लिख देना, L स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो हमारे पास केस हो जाएगा IL स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा IL स्क्वायर अपॉन 4 पाई। बस इतनी सी बात है। वो नहीं चाहता कि आप I इंटू पाई आर स्क्वायर करो, R को हटाओ L लाओ, IL स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ये चीज देख लो, नोट कर लो। ट्विस्ट इसमें तब आता है जब वो कह देता है कि इसी L लेंथ के वायर से आपने एक फेरे की कॉइल की बजाय N फेरों की कॉइल बना। हमारे पास N टर्न्स हैं, इसमें N फेरे हैं, तो यही चीज बच्चों 2 पाई r n हो जाएगी। जो 2 पाई r इज इक्वल टू L था वो हो जाएगा 2 पाई r n इज इक्वल टू L, और r हो जाएगा L अपॉन 2 पाई n। और फिर यहां पर जो m होगा वो आएगा NIA। यहां देखना कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखते चलना। और मैं जब a को रिप्लेस करूंगा किससे, पाई आर स्क्वायर से, तो NI पाई r स्क्वायर की जगह आएगा L स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। एक n से एक n सॉल्व हो जाएगा। आप सबने सोचा होगा कि n इसमें ऊपर रहेगा, लेकिन हम चमत्कृत रूप से देख सकते हैं कि इसमें n नीचे आ रहा है, क्योंकि n की गुणा 2 बार हुई है, एक बार यहाँ हुई है, एक बार यहाँ हुई है, लेकिन इसका स्क्वायर हो गया है तो n नीचे रहेगा। यानी जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ती है, अगर सिंपल कॉइल है इसमें फेरों की संख्या बढ़ा रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक वायर से आपने एक फेरा बनाया है और उसी वायर से आपने 2 फेरे बनाए हैं, तो 2 फेरों वाले का m कम होगा, क्योंकि n इसमें अपॉन में आ रहा है, तो यहाँ अपॉन में 2 लगेगा, इनटू में नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप नोट कर लीजिए। एक आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं, उसको सॉल्व करना। मैंने एक छोटा सा आर्च बना दिया इस L का, वही मेरे पास L लेंथ का लंबा सा वायर, मैंने इस L लेंथ के लंबे से वायर का एक छोटा सा आर्च बना दिया जिसका रेडियस r है और
ये एक वायर मैंने एक आर्क में कंप्लीट कर दिया। सिर्फ ये जो L था वो इस प्रकार से, यहाँ मैं आपको थीटा भी दे रहा हूँ। अब आपको मुझे बताना है कि यहाँ इस रिलेटेड चीज का m कितना होगा। आपके आंसर में थीटा आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। करंट I ले लो, इसमें आपके आंसर में I आएगा, L आएगा और थीटा आएगा। आपको सिंपल सा काम करना है कि जो L लेंथ का वायर है, उस L लेंथ के वायर से आपने इस प्रकार का जो एक आर्च बना दिया था, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये पूरा ही L लेंथ है। इसमें ये R हो गया, ये R हो गया, ये थीटा हो गया। ये L लेंथ से आपने ये कर दिया जिसमें ये ऐसी करंट आ रही है, समझ गया आप? तो ये एक क्लोज सर्किट हो गया ना। इस क्लोज सर्किट में ये पूरा L लेंथ से बना हुआ है, ये चीज और ये चीज, ये इस L लेंथ से बनी हुई है और इसमें करंट जो है वो I आ रही है। तो I, L और थीटा की फॉर्म में इसका आंसर आएगा। तो आप मुझे इसका आंसर रिपोर्ट करें। एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, जो कि ऑर्बिटल करंट से रिलेटेड है। ऑर्बिटल करंट, कक्षीय धारा, इसमें भी एक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड बात आती है कि अगर ऑर्बिटल करंट है तो फिर क्या कंडीशन होगी। क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिटल करंट यहाँ पर कोई चार्ज होता है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटता रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटता रहता है। तो आप उसमें करंट को Q इंटू एफ भी बता सकते हैं। तो मैंने करंट को Q इंटू एफ बता दिया इसमें, और F की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, या T की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम कितना लगेगा 2 पाई r अपॉन v। v माने उसकी स्पीड होगी v, तो 2 पाई r तो उसका चक्कर हो गया और अपॉन में v हो गया, तो इतना टाइम उसको लगेगा। तो करंट कितनी होगी बच्चों, Q अपॉन 2 पाई r इंटू v। ये चीज हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब इससे जो m निकलेगा वो m कितना होगा, I इंटू a। तो अब देख लो I कितना है, Q v अपॉन 2 पाई r और a की जगह हो गया पाई r स्क्वायर। पाई से पाई, r से r सॉल्व हो गया, तो हमारा m आ गया Q v r बाय 2। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। लेकिन हमें इसको इस फॉर्म में नहीं रखना। मैं ऊपर नीचे इसमें चार्ज के टोटल मास की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि चार्ज के टोटल मास की मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, m जो है वो हो जाएगा Q, mvr को अंदर अलग से पैक कर देता हूँ, नीचे 2m अलग से आ जाएगा। इसको गौर से देखेंगे, mvr क्या होता है, mvr होता है L। आपको याद होगा L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम 2m। तो m अपॉन L Q अपॉन 2m, इसको बोलते हैं, ये वाला जो रेशो ना, ये होता है गायरो मैग्नेटिक रेशो। क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। गायरो मैग्नेटिक रेशो हमेशा Q अपॉन 2m के बराबर होता है। L की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे डिस्क ले लिया आपने कोई, तो डिस्क लेके आप उसको रख सकते हो। तो आप ये चीज नोट कर लो, ऑर्बिटल करंट होती है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, T की जगह 2 पाई r अपॉन V, I की जगह QV अपॉन 2 पाई r, फिर M इज इक्वल टू I इंटू A, QV अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, M ये हो गया, ऊपर से M की मल्टीप्लाई की तो ये मिल गया। ये एक रेशो है, ऊपर वाला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नीचे है एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक का मैग्नेटिक, एंगुलर मोमेंटम गायरो, गायरो का मतलब घूमना, घूर्णी त्रिज्या, गायरेशन, तो गायरो मैग्नेटिक रेशो। तो गायरो मैग्नेटिक रेशो हमारे पास आया। तो इस क्वेश्चन का तो आप जवाब देंगे मुझे, और ये वाली चीज आप नोट करेंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आप इसको नोट करके और जो क्वेश्चंस मैंने दिया उनको रिप्लाई करें आप मुझे, और अगली क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उसके लिए पहले से ही तैयारी करके आएँ। तो जिन बच्चों के छूटा हुआ था वो लोग करें, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो लोग इसको पढ़ें, जिन्होंने किया हुआ है
वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।